यहाँ से रिकॉर्डिंग चल, बस अनम्यूट और स्टार्ट वीडियो कर दें. Good afternoon, everyone. Welcome to your lordships. We have covered the intro part and arrest and other provisions also, which is provided in CRPC. Now, the major topic which we have to cover right now is maintenance. जब मेंटेनेंस कवर हो जाएगा, मेंटेनेंस कवर करने के बाद जो सेक्शंस उधर रह गए थे हमारे आफ्टर समन्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था 61 टू 68. 70 से जो हमारा वारंट वाला पार्ट बचता है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फिर हम वो कवर कर लेंगे. मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी भी अभी हम देख लेंगे. फर्स्ट इज कि हम अभी मेंटेनेंस का टॉपिक कवर करते हैं, फिर जो टाइम बचेगा उसमें हम अदर सेक्शंस भी करेंगे प्री के पर्पज से. सो मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 9 ऑफ CRPC provides about the provisions relating to maintenance. That is from section 125 to section 128. It covers only 3 categories. That is wife, maintenance of wife, maintenance of children, maintenance of parents. Okay? And section 125 provides that किन्हें किन्हें मेंटेनेंस मिलेगी और कौन देगा. तो पहले तो हम ये देख लें कि मेंटेनेंस की मीनिंग क्या है. मेंटेनेंस की मीनिंग प्रोवाइडेड नहीं है CRPC में. तो जनरल टर्म में मेंटेनेंस से क्या मतलब निकाल सकते हैं. टू मेंटेन समवन. मेंटेन मीन्स टू बियर द नेसेसरी एक्सपेंसेस, his or her necessary expenses. However, it is clearly written here that the term should not be narrowly construed, only limited to the food, clothing and shelter. It should also include means of subsistence, supply of necessaries, aid, support, assistance like education, medical expenses. तो हम केवल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ इसे ही कवर नहीं करेंगे. मेंटेनेंस में और भी चीज़ें कवर होती हैं. तो वो क्या होता है, हम जो भी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है आपके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होना चाहिए, आपके पास मेडिकल एक्सपेंसेस होने चाहिए, एजुकेशन, आपके एजुकेशन भी है. जिस पर्सन फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन की मेंटेनेंस है तो ही शुड गेट द राइट टू एजुकेशन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में. तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी कवर्ड इन मेंटेनेंस. एंड नाउ ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस. It provides that the provision on 125 is truly secular in character and is different from the personal law parties. That means जो चैप्टर 9 है ये सब पे एप्लीकेबल होता है अगर वो सेक्शन 125 की कंडीशंस फुलफिल करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉ, वेदर दे आर हिंदू, वेदर दे आर मुस्लिम्स. इसके अंदर कोई भी रिकोर्स ले सकता है, कोई भी पर्सन हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हिम और हरसेल्फ एंड इज कवर्ड इन दोज 3 categories. He may apply to the magistrate to get the relief, to get the maintenance. So it is truly secular in nature. 125 truly secular in nature है. ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस केस में कहा गया that section 125 is secular in nature. Secular means irrespective of religion. आपके पर्सनल लॉस से कोई मतलब नहीं है इसको. जिसे रिलीफ चाहिए, जिसे मेंटेनेंस चाहिए, वो डायरेक्टली 125 में अप्लाई कर सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस किस कोर्ट में अप्लाई करेंगे हम. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में अप्लाई. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सके. अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं, मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने पास कर दिया, द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड टू पास द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड देन ऑल्सो ही पास द ऑर्डर, then what will happen? Section 461 clause G. See here. 461 clause G says that here, if a magistrate who is not empowered to make the order relating to maintenance, he makes such order, then entire proceedings shall vitiate. Means null and void. It will have no effect. And what is the object? Object is
टू प्रिवेंट स्टार्वेशन एंड वैग्रेंसी टू द डिपेंडेंट्स। कोई भी पर्सन जो है, जो डिपेंडेंट है, वो भूख से ना मरे, स्टार्वेशन ना हो, वैग्रेंसी ना हो, डेस्टिट्यूशन ना हो, टू प्रिवेंट वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस। तो ये इनका पर्पज है। द गोल, इट इज इनैक्टेड टू अचीव द गोल ऑफ सोशल जस्टिस। लेजिस्लेचर ने सीआरपीसी में सेक्शन 125 से 128 तक का प्रोविजन इसलिए इंसर्ट किया है सो दैट द पर्सन हु आर डिपेंडेंट्स should not be starved and the purpose is to prevent the vagrancy and destitution। मतलब कोई भी होमलेस ना रहे। अगर कोई होमलेस है then the person who is liable to maintain him or her should maintain so that वो होमलेस ना रहे और कहीं भी इधर उधर ना भटके। ये जो चैप्टर है ये समरी इन नेचर है, मीन्स स्पीडी एंड इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब हम सेक्शन 125 पढ़ते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी सेज दैट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट ओनली 3 categories are covered। वाइफ, that means who will maintain her husband, and children who will maintain their his or her father, and in case of aged parents, his or her son or daughter। Okay, what is the condition? The person who is claiming for maintenance, what is the condition? That he or her should be unable to maintain herself or himself। अगर आप अनेबल टू मेंटेन है तभी आपको मेंटेनेंस मिलेगी। इफ यू आर एबल टू मेंटेन देन इन दैट केस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। एंड अदर थिंग इज दैट द पर्सन लायबल टू मेंटेन हैज सफिशिएंट मीन्स एंड इज रिफ्यूजिंग टू मेंटेन यू और निग्लेक्टिंग टू मेंटेन यू। या तो वो क्लियरली मना कर रहा है मेंटेन करने से, या फिर वो रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने से। या तो क्लियरली मना कर रहा है या निग्लेक्ट कर दे रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इन दोनों केसेस में आप उनसे, जो पर्सन डिपेंडेंट है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सी, when they are unable to maintain themselves and the person liable to maintain has sufficient means, उसके पास sufficient means होना चाहिए, and he is neglecting or refusing to maintain। okay, नाउ आपको ये पता चल ही चुका है कि कौन ग्रांट कर सकता है मेंटेनेंस का, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मैंने ये भी बता दिया 461G में जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, अगर उसने पास कर दिया मेंटेनेंस का ऑर्डर तो एंटायर प्रोसीडिंग शैल विशिएट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाइफ का क्या मतलब है। यहाँ पे जो टर्म वाइफ दिया हुआ है इसमें क्या केवल लीगली वेडेड वाइफ आएंगी या कोई और वाइफ भी आ सकती है आपकी, या लिव इन रिलेशनशिप भी आपका कवर होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा। आप सेक्शन 125 निकालिए, सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 निकालिए। आप देखिए, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निग्लेक्ट्स or refuses to maintain his wife unable to maintain herself, wife is unable to maintain herself, in that case he may apply to the court of judicial magistrate first class for the maintenance। wife का मीनिंग यहां से हम देखेंगे। सी, वाइफ मीन्स मेजर और माइनर। वाइफ आपकी मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। एक्सप्लेनेशन बी ऑफ सेक्शन 125(1) says that wife includes a woman has been divorced by or who has obtained a divorce from her husband and has not remarried। Means legally wedded wife तो है ही आपकी wife। A person, for example, H and W contacted a marriage, so she is dependent, she is liable to be maintained by H। okay? If H and W में डाइवोर्स हो गया या W ने ऑब्टेन कर लिया डाइवोर्स या H ने डाइवोर्स दे दिया, in that case if W has not remarried then in that case also she will also be covered within the ambit of wife under section 125। 125(1) में A में इस wife को भी हम wife मानेंगे even though she is divorced। condition is
she has not remarried and she is unable to maintain herself. Now the case, अब सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि वाइफ तो इंक्लूडेड है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो वाइफ ने पिटिशन डाली, उसे मेंटेनेंस ग्रांट कर दी गई. बट इफ देयर इज एनी दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच अ मैन एंड अ मेल एंड अ फीमेल इज लिविंग in live-in relationship like a husband or wife, but they have not contacted a valid marriage, then in that case whether that female should be construed as a wife or not. Then in this case, Chanmunia versus Virender Kumar Singh Kushwaha 2010, the Supreme Court held that construing the term wife, broad and expansive interpretation should be given to the term wife to include even those cases where a man woman been living together as husband and a wife for a reasonably long period of time. अगर आप एक reasonably long period of time as a husband and wife रह रहे हैं, then in that case उस फीमेल को वाइफ माना जाएगा. और ये कैसे पता चलेगा कि आप रीजनेबली एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं? जैसे आप से 10 ईयर्स तक रह रहा है कोई मेल और फीमेल, 10 ईयर्स तक रह रहे हैं साथ में, 15 ईयर्स तक रह रहे हैं, उनके चाइल्ड भी, बट उनकी वैलिड मैरिज नहीं है, तो यहाँ माना जाएगा क्योंकि आप एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो मेंटेनेंस के पर्पज से उस फीमेल को वाइफ माना जाएगा एंड शी विल बी इंटाइटल्ड टू बी मेंटेनेंस. ऐसे ही एक केस आया आपका बादशाह वर्सेस बादशाह 2013 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड मैरिज की फीमेल को, वॉइड मैरिज की जो वाइफ थी उसको मेंटेनेंस ग्रांट की. एंड द बेसिस क्या था? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. इस केस में क्या हुआ था? एच की ऑलरेडी एक वाइफ थी एंड ही कॉन्टेक्टेड another marriage with W2, let's assume W1. ऑलरेडी W1 से वो मैरिड था, उसने W was ऑलरेडी W से मैरिड था एंड W1 से उसने सेकेंड मैरिज कॉन्टैक्ट कर ली, बट W1 को ये बात नहीं पता थी. नाउ व्हेन W1 saw that ऑलरेडी W इसकी वाइफ है, आफ्टर मैरिज शी केम टू नो दैट ऑलरेडी W इसकी वाइफ, तो इसकी मैरिज तो वॉइड हो गई एज पर हिंदू लॉ. आप हिंदू लॉ में सेक्शन 5 क्या कहता है कि पहली रिक्वायरमेंट है वैलिड मैरिज की कि स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ऑलरेडी स्पाउस लिविंग थी फिर भी सेकंड मैरिज की, तो ये वाइफ क्या हुई? वॉइड मैरिज की वाइफ हुई, ये वॉइड मैरिज मानी गई, वैलिड मैरिज नहीं है. तो एच ने कंटेंशन लिया कि ये तो वॉइड मैरिज है, तो शी इज नॉट लायबल टू बी मेंटेन्ड, आई विल नॉट मेंटेन हर. देन द कोर्ट सेज नहीं, you are liable to maintain her because you has suppresses the truth from her, and therefore in this case she is liable to be maintained. And the same happened in the case of T.K. Surender versus P. Najima Bindu 2019 Supreme Court. This was, in this case, the wife of voidable marriage were given the maintenance. सेक्शन 12 में कवर होती है आपकी वॉइडेबल मैरिजेस हिंदू लॉ के, हिंदू मैरिज एक्ट में. वॉइडेबल सेक्शन 12 में इसमें क्या था कि जो हस्बैंड था ही वॉज इम्पोर्टेंट एंड द वाइफ केम टू नो अबाउट इट आफ्टर मैरिज, तो मैरिज क्या होगी आपकी? वॉइडेबल हो गई. देन इन दैट केस ऑल्सो द कोर्ट gave the grant the maintenance to the wife on the ground of suppression of fact that husband didn't reveal the fact that he was important before the marriage. Therefore, she is entitled to get maintenance. कंडीशन क्या है? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए. अगर आपको ऑलरेडी पहले से पता थी चीजें एंड देन ऑल्सो यू मैरिड टू दैट पर्सन and after that you are claiming maintenance, then in that case you will not get the maintenance because you were already aware of all the facts. अब second is your now the 125. हम पहले वाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, then we will come to the child and parent also. So 125(4) आप खोलिए अपने बेयर एक्ट का. That is clearly saying that no wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance या interim maintenance or expense from her husband. किन conditions पे वो entitled to maintenance नहीं होगी? If she is living in adultery, वो adultery में रह रही है. However, इसके लिए आपको continuous adultery proof करनी होगी, एक दिन की adultery से मतलब नहीं है.
और इफ विदाउट एनी सफिशियंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, बिना किसी रीजन वो हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे. रीजन क्या हो सकता है? दैट हस्बैंड इज हैज केप्ट हिज मिस्ट्रेस, देन इन दैट केस इट इज अ सफिशियंट ग्राउंड टू रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड. बट यहाँ पर बिना किसी सफिशियंट रीजन के she is refusing to live with her husband, then in that case also she is not entitled to get maintenance. Another is if they are living separately by mutual consent, then in that case also she is not entitled to receive an allowance of maintenance. But अगर मेंटेनेंस को ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, इफ ऑलरेडी कोर्ट हैज ग्रांट द मेंटेनेंस एंड लेटर ऑन इनमें से कोई भी एक ग्राउंड प्रूव हो जाता है, ऑन द प्रूव, ये प्रूव होने चाहिए ग्राउंड्स, ऐसे नहीं कि एलिगेशन लगा दिया और हम मान लेंगे. कोर्ट के सामने आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. अगर इनमें से कोई ग्राउंड प्रूव हो जाता है देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा. 125 में ये भी क्लियरली लिखा है कि जो मेंटेनेंस है वो मंथली अलाउंस मिलेगा आपको, और पार्टी जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई कर सकती है. अभी हम बैरक पढ़ेंगे. Now child means सेक्शन 125 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है जो चाइल्ड से डील करता है. माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ चाइल्ड आर कवर्ड. माइनर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, दैट दे आर लायबल टू बी मेंटेन्ड बाय देयर फादर. ओके, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दैट मीन्स मैरिड डॉटर भी लायबल टू बी मेंटेन बाय हर फादर होगी इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन एंड हर हस्बैंड ऑल्सो हैज नॉट एनी सफिशिएंट मीन्स. नाउ 2C सेज लेट लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हु इज मेजर नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर इफ ही और हर इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी, मीन्स माइनर चाइल्ड इज लायबल टू बी मेंटेन. माइनर चाइल्ड को मेंटेनेंस मिलेगा चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो. मेजर चाइल्ड को केवल उन केस में मेंटेनेंस मिलेगा वेयर ही इज फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल और सफरिंग एनी इंजरी फिजिकली और मेंटली. देन इन दैट केस वेदर ही इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट डजेंट मैटर, ही विल गेट द मेंटेनेंस. बट मैरिड डॉटर को नहीं मिलेगा, मैरिड डॉटर हु इज मेजर. And the D says that his father or mother unable to maintain himself or herself, means father and mother अगर आपके इतने एज के हो गए हैं कि they are unable to maintain themselves, then in that case also the son is liable to be maintained. इसका भी एक केस है आपका विजय मनोहर आर्बत का वर्सेस काशी राव राजाराम सवाई, in which Supreme Court says that the word his in clause D including both male and female children. That means a daughter is also liable to maintain her father and mother whether she is married or not. Okay. Now section 125. See, a magistrate of first class may upon proof of such neglect or refusal, आपको ये कैटेगरीज तो पता चली गई कि कौन कौन किनको मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है, किनको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है कोई पर्सन. नाउ एप्लीकेशन जाएगी आपकी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, एंड अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड और फादर और मदर एट सच मंथली रेट as magistrate think fit to pay the same to the person magistrate from time to time direct. That means यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मंथली अलाउंस के लिए कोर्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर पास करेगी. यहाँ कोई अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइडेड है. आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुट होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने अमाउंट तक की मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है. देयर इज नो सच लिमिट. सो हम मेंटेनेंस ग्रांट कैसे करेंगे, कोर्ट कैसे मेंटेन, फ्रॉम दी facts and circumstances of each case. It is very objective test that किस person को कितनी अमाउंट देनी चाहिए जो कि उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर होगी. तो ये कैसे पता चलेगा?
जो पर्सन लायबल टू बी मेंटेन्ड है वो एंड जिस पर्सन को मेंटेनेंस ग्रांट करनी, उन दोनों का स्टेटस देख करके वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, उस सब को ध्यान में कंसीडर करेगी कोर्ट, उनके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस का ऑर्डर ग्रांट करेगी. हाँ, लाइक 60,000 per month should be given, 5,000 per month should be given. So it is very objective test to determine the amount of maintenance. Provided that the magistrate may order the father of a female minor child to make such allowance until she attains her majority. Here फीमेल माइनर चाइल्ड के लिए मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगी उनके फादर को कि जब तक वो मेजोरिटी नहीं अटेन कर लेती है तब तक उन्हें, और सफिशिएंट मींस नहीं उसके हस्बैंड के पास, अगर वो मैरिड है तो देन इन दैट केस फादर को मेंटेन करना पड़ेगा. दैट मीन्स फीमेल माइनर चाइल्ड के केस में अगर वो अनमैरिड है तो फादर को मेंटेन करना पड़ेगा, अगर मैरिड है ना, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस तो नहीं है उसे मेंटेन करने के, देन ऑल्सो फादर को मेंटेन करना होगा. Provided further that magistrate may, during pendency of the proceeding regarding monthly allowances for the maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance. Means maintenance की proceeding चल रही है, during pendency of this magistrate interim maintenance भी ग्रांट कर सकता है अगर उसे लगता है कि इस केस में ज़रूरत है. हाउएवर फॉर दैट एक फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी. द पर्सन जिसे मेंटेनेंस चाहिए उसे एक फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस. एंड दिस एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days. सी an application for the monthly for interim maintenance shall be disposed of within 60 days. कहाँ से? From the date of service of notice of the application to such person. Now explanation में minor defined है आपका, वाइफ डिफाइंड है. वाइफ का हम पढ़ ही चुके हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब डाइवोर्स है एंड रीमैरिड नहीं की, उसने रीमैरिज नहीं की, देन इन दैट केस ऑल्सो शी विल बी कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ वाइफ. Now 125 subsection 2. Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings shall be payable from the date of order. Generally ये मेंटेनेंस आपकी प्रोसीडिंग्स चली, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर आ गया, मेंटेनेंस यहाँ से पेबल होगा जनरली. बट इफ़ कोर्ट डायरेक्ट एट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस से अगर कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ से पे करना है, देन आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा. द पर्सन हु इज़ लायबल टू मेंटेन, जिसे मेंटेनेंस का ऑर्डर जिसके अगेंस्ट दिया गया है, उसे यहाँ से. अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि जिस दिन मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से मेंटेनेंस ग्रांट करना शुरू करना होगा. बट इफ़ कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देनी होगी, देन इन दैट केस डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देनी होगी. सी from the date of application for maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be. Any such allowance for the maintenance or interim maintenance shall be payable from the date of the order, or if so ordered by the magistrate, from the date of application for maintenance. Okay? And if such person fails to give the maintenance without sufficient cause, see, if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate for every breach, हर मेंटेनेंस आपने हर मंथ की मेंटेनेंस पे करनी, मंथली अलाउंस है, तो जब जब ब्रीच होगा तब तब मैजिस्ट्रेट इशू करेगा एक वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन मैनर फॉर लेविंग. जिस तरह से फाइन लेवी करते हैं उस तरीके से हम इसकी अमाउंट भी रिकवर करेंगे. मैजिस्ट्रेट मेंटेनेंस की अमाउंट भी रिकवर करेगा उस पर्सन से वारंट इशू करके. एंड इफ और सेंटेंस भी ग्रांट कर सकता है उसे, बट दैट टू मैक्सिमम फॉर अप टू 1 month, या जब तक पेमेंट नहीं हो सकती है. दैट मीन्स जो पर्सन जिसे मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था, द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, ही शुड पे द मेंटेनेंस विद इन टाइम. बट इफ ही फेल्स टू पे without any sufficient reason, then magistrate may issue a warrant and may sentence such person for
any of each month's allowances for the maintenance or interim maintenance of the proceeding remaining unpaid after the execution of warrant. And imprisonment कितना grant कर सकता है? Imprisonment may extend to 1 month or until payment if sooner made. अगर पेमेंट जल्दी हो जाती तो जब पेमेंट अगर 1 महीने से पहले हो गई है तो तब की इम्प्रिजनमेंट उसे मिलेगी, उसके वजह से रिलीज कर देंगे मेंटेनेंस पे करते ही. बट इफ़ नहीं पे की है उसने तो 1 मंथ तक की हम मैजिस्ट्रेट उसे इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर सकता है. Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due. That means जिस दिन मेंटेनेंस पे करना ड्यू हुआ है उस दिन से 1 साल के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी कोर्ट में that such and such person has not been provided the maintenance to me and he has been ordered by the court to pay maintenance but he hasn't pay, then in that case application लगाई कोर्ट में and कोर्ट में issue the warrant. Provide further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such or if he is satisfied there is just ground for so doing. That means अगर उस पर्सन हस्बैंड ने ये कंडीशन रख दी है दैट मैं वाइफ को मेंटेनेंस तभी दूंगा जब ये मेरे साथ रहे, देन इन दैट केस इफ वाइफ रिफ्यूजेज एंड कोर्ट को लगता है कि रिफ्यूजल उन ग्राउंड्स पर है जो जस्टिफिएबल है, देन इन दैट केस कोर्ट ऑर्डर कर सकती है इस सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग सच ऑफर. हस्बैंड ने कोई भी ऑफर दिया उससे कोई मतलब नहीं, कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर ग्रांट कर देगी. एक्सप्लेनेशन. If a husband has contacted a marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be a just ground for his wife's refusal to live with him. 4 हमने कवर ही कर लिया है कि दैट अगर एडल्ट्री में रह रही है, refuses to live without any sufficient reason है, then in that case she is not entitled to receive monthly allowance maintenance. And if the order has been given by the court, then in that case the magistrate may cancel the order but on proof that wife in whose favor an order has been made under this section is living in adultery or without sufficient reasons refuses to live with her husband or that they are living separately by the mutual consent. Proof provide करना होगा. ओनली इन अगर प्रूफ प्रोवाइड किया है तभी ऑर्डर कैंसिल करेगा मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 126 प्रोवाइड्स यू प्रोसीजर की प्रोसीजर क्या है. तो 126 का जो क्लॉज 1 है वो आपको फोरम प्रोवाइड करता है कि कहाँ हम फाइल करेंगे, किस कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल होगी. तो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट. जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो किसी भी कोर्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में जहाँ वो रहता है वेयर ही इज़ और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, जहाँ वो या उसकी वाइफ रहती है, और वेयर ही लास्ट रिसाइडेड हिज वाइफ एज द केस में बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड. मीन्स या तो जहाँ वो रहता है वहाँ, या जहाँ वो उसकी वाइफ रहते हैं वहाँ, या फिर जहाँ वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ रहा है वहाँ भी केस फाइल हो सकता है, या वाइफ नहीं है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर. इन सारे एविडेंसेस उस पर्सन के प्रेजेंस में लेने चाहिए जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस का. बिकॉज अदर पार्टी के पास भी तो राइट होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहा है एंड आपको सुना ही नहीं गया, तो दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो रहा है उसकी प्रेजेंस में सारे एविडेंसेस लेने चाहिए. एंड इफ वो नहीं आता है, ही इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, then in that case court will start the ex parte hearing. In that case ex parte hearing means only one party will be listened then in that case and the order will be made in the favor of that party. And if ex parte proceedings start हो गई हैं then in that case any order so set aside भी करा सकता है वो order for good cause shown
ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months. आपको अगर एक्सपार्टे हटानी है, इस प्रोसीडिंग्स हटानी है, तो आपको 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी कि दीज आर द ग्राउंड्स एंड दीज आर गुड ग्राउंड्स, और कोर्ट को लगता है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड था जिस वजह से पर्सन नहीं आ पाए यहाँ कोर्ट में मेंटेनेंस एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में, देन इन दैट केस कोर्ट में सेट असाइड दैट. Now alteration in allowances. Section 127 provides for alteration in allowances कि जो ऑलरेडी अब कोर्ट ने मंथली अलाउंसेस ग्रांट कर दी मेंटेनेंस की, अब उसमें अगर कोई ऑल्टरेशन करना तो किन ग्राउंड पे ऑल्टरेशन हो सकता है. ऑल्टरेशन मीन्स वैरी चेंज, आप उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, आप उसको कैंसिल भी कर, आप उसको कम भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 50,000 की मेंटेनेंस ग्रांट की गई है तो इसे 25 भी कर सकते हैं ऑल्टरेशन करके, इसे 75 भी कर सकते हैं ऑल्टरेशन करके. बट व्हाट आर द ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स से करेंगे, वो 127 में प्रोवाइडेड है. ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया है, इसका प्रूफ देना होगा. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ है, कोर्ट ने 5,000 की मेंटेनेंस ग्रांट कर दी है वाइफ के फेवर में. नाउ वाइफ लेटर ऑन प्रूफ देती है दैट हस्बैंड की सैलरी इस टाइम 2 लाख हो गई है, इंक्रीमेंट हुआ है उसकी कंपनी में, सैलरी 2 लाख हो गई. देन इन दैट केस वाइफ में अप्लाई टू द कोर्ट टू इंक्रीज हर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, और हस्बैंड में अप्लाई टू द कोर्ट इन अ केस वेयर हस्बैंड का बिजनेस, फॉर एग्जांपल हस्बैंड बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस में लॉस हो गया है, या उस वाइफ जो है उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, फॉर एग्जांपल 70K की कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो हस्बैंड ऑल्सो inform the court that she is now able to maintain herself. So what is here written? Change in circumstances. आपको proof देना पड़ेगा that there is change of circumstances of any person, change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance order under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father and mother as the case may be. A magistrate may make such alteration. Magistrate क्या करेगा, on proof of that there is change of circumstances, वो alteration कर देगा as he thinks fit in the allowances for the maintenance or the interim maintenance. Second is where it appears to the magistrate. Magistrate को ये दिखता है that in consequence of any decision of competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied. Then he shall cancel the order as the case may be, vary the same accordingly. That means किसी competent civil court का आ गया order, magistrate ने देखा कि हाँ competent civil, मान लीजिए उसमें wife को कोई 2-3 immoral property मिल गई, then in that case whether she is entitled to get maintenance? No, she can maintain herself from the rent and profits of these properties. Then in that case what magistrate can do? Magistrate may cancel or vary the order of maintenance as per the circumstances. First is change in circumstances, second is decision of a competent civil court, third is where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has after the date of such divorce remarried. और किस केस में ये आपका मेंटेनेंस ऑर्डर जो सेक्शन 125 है वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, अगर उसने डाइवोर्स ऑब्टेन कर लिया है एंड रीमैरिज कर लिया है, या डाइवोर्स ऑब्टेन किया है या डाइवोर्स दिया उसे हस्बैंड ने, देन इन दैट केस उसने रीमैरिज कर ली, देन मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यू आर नो मोर कवर्ड इन द टर्म ऑफ वाइफ. 125(1) का एक्सप्लेनेशन बी क्या कहता है कि वाइफ शुड इंक्लूड the wife who has been divorced or obtained divorced but has not remarried, but if she has remarried, then in that case she will not be covered in the term of wife under section 125. So if she has remarried, then magistrate will cancel the maintenance order from the date of her remarriage. Second, it वुमेन ने डाइवोर्स लिया है, हैज़ बीन वुमेन को डाइवोर्स मिला हस्बैंड से, द वुमेन हैज़ बीन डाइवोर्स बाय हर हस्बैंड
एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड द होल ऑफ द सम, उसको एक लमसम पेमेंट दे दी है, हस्बैंड ने डाइवोर्स दिया डब्लू को एंड इन ल्यू ऑफ दैट उसने एक लमसम पेमेंट दे दी एज पर कस्टमरी या पर्सनल लॉ, देन इन दैट केस ऑल्सो जब आपको ऑलरेडी मेंटेनेंस डब्लू को दी जा चुकी है एच ने, देन इन दैट केस ऑल्सो मैजिस्ट्रेट में कैंसिल द ऑर्डर. एंड लास्ट इज वुमेन हैज ऑब्टेन अ divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right to maintenance, means वुमेन ने हस्बैंड से डाइवोर्स ऑब्टेन किया है और उसने वॉलंटरली सरेंडर कर दिया अपना राइट टू गेट मेंटेनेंस, दैट आई डू नॉट वांट एनी मेंटेनेंस फ्रॉम दिस पर्सन, then in that case also magistrate may cancel the order. (128) says enforcement of order of maintenance. तो किसी भी कोर्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर इन्फोर्स करा जा सकता है. मेंटेनेंस के ऑर्डर की कॉपी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन जिसके फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है या हिज गार्डियन, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय एनी मैजिस्ट्रेट in any place where the person against whom it is made may be being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowances, means किसी भी कोर्ट में आप अप्लाई कर दिए जब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है द हाँ दिस इज द पर्सन टू whom in favor of whom the maintenance order has been granted and उसे मेंटेनेंस नहीं मिला है नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेस, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट इन्फोर्स कर सकती है उस ऑर्डर को. आपका मेंटेनेंस कवर हो गया है. आपको इसमें मेन चीज़ जो याद रखनी है कि कोर्ट कौन सी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, समरी इन नेचर है, 461G के साथ पढ़ना है. अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने को पावर रही थी उसने मेंटेनेंस ऑर्डर दे दिया तो विशिएट हो जाएगा. ऑल्ट्रेशन के ग्राउंड्स देख लेने, कैंसलेशन के ग्राउंड्स देख लेने हैं, एंड वाइफ का देख लेना आपको कि वाइफ में कौन आता है, हु हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बट हैज़ नॉट रीमैरिड. इसके बाद पहले हम 106 से 1010 तक का देखेंगे. चैप्टर 8 है, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्री के पर्पस से. इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे बॉन्ड कितने टाइम तक के लिए एक्सिक्यूट कराया जा सकता, बॉन्ड कितने टाइम तक के लिए लिया जा सकता है, प्लस कौन सी कोर्ट है, कौन सा मैजिस्ट्रेट है जो वो बॉन्ड रिक्वायर कर सकता है. तो हर सेक्शन का हम देखते हैं. तो section chapter 8 of CRPC says that security for keeping the peace and good behavior, means हम मैजिस्ट्रेट जो है वो सिक्योरिटी ले रहा है किस पर्पज से, पीस एंड गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए. तो 106 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, कोर्ट ऑफ सेशन है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है. इन्होंने क्या किया, ट्रायल किया, कन्विक्शन हो गया उस ट्रायल पर, एविडेंसेस सफिशिएंट है टू प्रूव दैट पर्सन्स कन्विक्शन. नाउ सेंटेंस पास करते टाइम इफ कोर्ट थिंक्स दैट इस पर्सन से जिसके अगेंस्ट सेंटेंस पास हुआ है, इस एक्यूज से पीस की सिक्योरिटी लेनी है फॉर कीपिंग पीस, सी पर्पस क्या है बॉन्ड का, फॉर कीपिंग पीस, देन इन दैट केस ऑर्डर हिम टू एक्सिक्यूट अ बॉन्ड. सिर्फ पीस की बात हो रही, 106 इज टॉकिंग अबाउट ओनली पीस नॉट गुड बिहेवियर. ठीक, तो कितने टाइम तक का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकते, नॉट एक्सीडिंग 3 years. ओके, एंड सबसेक्शन 2 में वो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है जिन ऑफेंसेस में कीपिंग पीस का बॉन्ड ले सकती है कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. दैट इज योर चैप्टर 8 ऑफ IPC 153A 153B, या इनका अटेम्प्ट एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड्स असॉल्ट, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, कमिटिंग मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या इनका कोई भी अटेम्प्ट. सी इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड, दैट मीन्स यहाँ जो कन्विक्शन हुआ था, जिस कन्विक्शन के बाद सेंटेंस पास हुआ था एंड तब उससे बॉन्ड एक्सिक्यूट कराया था, इफ कन्विक्शन सेट असाइड हो जाता, अपील में मैटर अपील में गया, मैटर वहाँ पर कन्विक्शन सेट असाइड हो गया, देन द बॉन्ड एक्सिक्यूटेड शैल बिकम वॉइड.
क्योंकि जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया अगर वो अपील में जाके एक्विट हो गया, देन दैट केस वो केस तो रहा नहीं, लोअर कोर्ट जुडिशरी का जो भी जजमेंट होता है वो हायर जुडिशरी के जजमेंट में, हायर कोर्ट के जजमेंट में मर्ज हो जाता है। तो अब अपील में अगर सिचुएशन ही चेंज हो गई, अपील में उस कन्विक्टेड पर्सन को एक्विटेड कर दिया, तो अब उस बॉन्ड की कोई नीड नहीं रहेगी, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एंड इस सेक्शन में एपलेट कोर्ट भी और या रिविजनल कोर्ट भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है। मीन्स कोई मैटर अपील में चल रहा है या कोई मैटर रिवीजन में चल रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट 106 का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है फॉर द कीपिंग पीस एंड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पर्पस क्या है बॉन्ड का, टाइम क्या है बॉन्ड का, और 106 में कौन सी कोर्ट है जो ये बॉन्ड एक्जीक्यूट करवा सकती हैं, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 107 is simply saying that security for keeping the peace in other cases। other cases what? breach of peace हो रहा है, disturb the public tranquility है, कोई wrongful act है जो कि breach of peace कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है पब्लिक ट्रैंक्वालिटी को, एंड मैजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट ग्राउंड भी है। बट यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, यहाँ जो मैजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 106 में कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, 107 के बाद 106 के बाद 107, 8, 9, 10 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। एंड यहाँ पर बॉन्ड आपका 1 साल तक का कराया जा सकता है एग्जीक्यूट। 108 में गुड बिहेवियर के लिए, अब यहाँ पर पर्पस क्या है ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर आपका पर्पस है पीस, 107 भी पीस है, 106 इज फॉर पीस, 107 इज फॉर पीस, 108, 109, 110 इज फॉर गुड बिहेवियर। 106 का टर्म 3 years है, 110 का टर्म 3 year है, बाकी हर केस में आपका 1 year है। हेयर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट केवल 106 में आपका कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये आपको याद रखना होगा। 108 का आप देख लीजिए अब कि किस केसेस में, कौन से ऑफेंसेस में बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज from good behavior from persons disseminating seditious matter। when executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or in writing intentionally disseminate किया या attempt to disseminate किया है any matter of publication जो कि punishable 124A में sedition, 153A IPC में, या any matter concerning a judge acting purporting to act in the discharge of his official duties which amount to criminal intimidation, जज को criminal intimidate कर रहे हैं, defame कर रहे हैं under IPC, then in that case 108 का bond execute करा लेगा executive magistrate which is for good behavior and term 1 year। 109 फॉर इंफॉर्मेशन क्या है कि उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई एक पर्सन है जो कि प्रिकॉशन ले रहा है अपनी प्रेजेंस कंसील करने के लिए, एंड द पर्पस क्या है, टू डू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन इन दैट केस गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड एक्सिक्यूट करा जा सकता है फॉर अ टर्म 1 year बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एंड 110 इज सेइंग अबाउट हैबिचुअल ऑफेंडर, दैट in cases में habit is by habit a robber, house breaker, thief या forger, is by habit a receiver of stolen property, in cases में वो habitual offender है, बार बार offense commit कर रहा है, then in that case 110 का bond execute कराएंगे हम 3 साल के लिए। कौन कराएगा, executive magistrate for good behavior। अब हम सब अपना वारंट वाला पार्ट कवर कर लेते हैं जो रह गया था लास्ट क्लास में। ठीक, समन्स का हमने कर लिया कि समन्स का क्या फॉर्म है, समन इन राइटिंग होना चाहिए, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सील्ड बाय सील ऑफ कोर्ट होनी चाहिए।
वारंट में क्या बोल रहे हैं, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड shall be in writing signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court. यहाँ पर डुप्लीकेट वर्ड नहीं यूज़ किया है बिकॉज समन्स में क्या होता है, जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो एक कॉपी उस पर्सन को सर्व करता है एंड एक कॉपी पे रिसीविंग लेके कोर्ट को दे देता है दैट समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड. वेयर एज वारंट में क्या होता है, वारंट ऑफ अरेस्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है, वो वारंट लेकर के पुलिस ऑफिसर जाता है जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, उसे शो करता है दैट दिस इज द वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट यू ऑर्डर्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट एंड दीज आर द ग्राउंड विच बिकॉज ऑफ विच योर अरेस्ट इज नेसेसरी. इस ग्राउंड पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपने ये एक्ट कमिट किया है. सो वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है. एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स. ये भी क्वेश्चन आपका प्री में आता है कि वारंट कब तक फोर्स में रहता है, कब तक रिमेन रह सकता है इन फोर्स. दैट इज जब तक कि कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे. जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट, जब तक वो उसे कैंसिल ना कर दे या जब तक वो एक्सक्यूट ना हो जाए. मीन्स जिसकी अरेस्ट के लिए वो वारंट इशू हुआ है जब तक वो अरेस्ट ना हो जाए या जब तक कोर्ट उस वारंट को कैंसिल ना कर दे तब तक वो वारंट इन फोर्स बना रहेगा. 71 इज टॉकिंग अबाउट पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. कि जो भी वारंट इशू कर रहे हैं, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, वो चाहे तो इन इट्स रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट ऑफ ऑन दैट वारंट दैट द पर्सन executes a bond with sufficient surety for his attendance before the court and thereafter until otherwise directed by the court the officer to whom the warrant is shall take such security release such person from custody. means वारंट में कोर्ट चाहे तो कंडीशंस दे सकता है कि इतनी सिक्योरिटी फर्निश करने पर आपको रिलीज कर सकते हैं. देन इन दैट केस अगर पर्सन वो सिक्योरिटी फर्निश कर देता है तो पुलिस ऑफिसर रिलीज कर देगा. नाउ 72 वारंट टू हुम डायरेक्टेड. वारंट किसे डायरेक्ट करते हैं, तो जनरली वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट होता है. वारंट ऑफ अरेस्ट ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स. क्योंकि जनरल पावर टू अरेस्ट किसकी है, पुलिस ऑफिसर की है. तो जनरली हम पुलिस मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को कोर्ट वारंट इशू करेगी. बट इन केस अगर मैजिस्ट्रेट नहीं, अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस अगर कोई escaped कन्विक्ट है, कोई प्रोक्लेम्ड अफेंडर है या एनी पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल अफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट. मीन्स escaped कन्विक्ट के केस में, प्रोक्लेम्ड अफेंडर के केस में या नॉन बेलेबल अफेंस का कन्विक्ट एंड ही इज इवेडिंग हिज अरेस्ट, इन दैट केस CJM या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद हिज लोकल जुरिस्डिक्शन. किसी भी पर्सन को इशू कर सकता है CJM और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. केवल इन्हीं दो कोर्ट्स के पास पावर है कि किसी भी पर्सन को हम वारंट ऑफ अरेस्ट दे दें अगर पुलिस ऑफिसर, अगर escaped कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर है या नॉन बेलेबल अफेंस का एक्यूज्ड है और अपनी अरेस्ट जो है इवेड कर रहा है, तो उसे कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है ऑन वारंट. प्रोक्लेम्ड अफेंडर के लिए आपका सेक्शन 41 में भी प्रोवाइडेड है दैट पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. 43 में भी कहा गया है द प्राइवेट पर्सन भी उसे अरेस्ट कर सकता है प्रोक्लेम्ड अफेंडर को. नाउ 75 सेज द नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट. जो भी वारंट है उसमें आप नोटिफाई होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है, किस वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है. एंड अगर वो पर्सन रिक्वायर करता है तो उसे वारंट भी शो करेंगे. एंड द पर्सन अरेस्टेड शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले. विदाउट एनी अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट इन एनी केस बिफोर 24 hours. Such delay shall not in any case exceed 24 hours. तो बिना अननेसेसरी डिले किए उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना, कोर्ट के सामने लेके आना जिसे अरेस्ट किया गया है. और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है कि विदिन 24 तो आप प्रेजेंट कर ही दीजिए, विदिन 24 आवर्स आप मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट कर ही दीजिए. वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, एट एनी प्लेस इन इंडिया. 78 79 आपका आउटसाइड जुरिस्डिक्शन से डील कर रहा है. 80 81 भी इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. 82 इज इम्पॉर्टेंट विच सेज अबाउट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. तो पहला प्रोसेस क्या है, समन इशू होता है, देन वारंट
अगर समन इशू करने पे भी नहीं आया, अब वारंट इशू करने पे अगर वो पर्सन नहीं आ रहा तो प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन में अनाउंसमेंट होती है, पब्लिक या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है बाय द कोर्ट, दैट if any court has reason to believe that the person against whom a warrant has been issued has absconded or is concealing himself so that warrant cannot be executed, या तो वो abscond कर गया है, भाग गया है, या खुद को कंसील कर रहा है so that उसका अरेस्ट ना किया सके, then in that case कोर्ट क्या करेगी, एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी. Such court may publish a written proclamation. Proclamation must be in writing, रिक्वायरिंग हिम टू अपियर एट स्पेसिफाइड डे. उसमें क्या होगा कि आपको इस डेट पर इस प्लेस पे आना है. द पर्सन अगेंस्ट हुम द वारंट हैज़ बीन इशूड एंड वो एब्सकॉन्ड कर गया है या अपनी प्रेजेंस कंसील कर रहा है सो दैट वारंट एक्सिक्यूट ना कराया जाए, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश होगा कि आपको उस प्रोक्लेमेशन में रिटन प्रोक्लेमेशन होगा, उसमें ये लिखा होगा आपको इस प्लेस पर और इस दिन आना है. However, shall not specify the time less than 30 days from the date of publishing such proclamation. Means जिस दिन proclamation issue की publish की है वहाँ से at least 30 days का time देना चाहिए. 30 days के बाद का time दीजिए आप कि इस दिन आपको आना है. 40th दे सकते हैं, 35th 31st दे सकते हैं. 30 दिन का टाइम देना चाहिए प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने से. 30 दिन के अंदर नहीं बुलाएंगे, 30 दिन के बाद की डेट देंगे. प्रोक्लेमेशन पब्लिश कैसे होगा, वो सेक्शन 82 का क्लॉज 2 कहता है कि प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज बाय पब्लिक रीडिंग इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन या विलेज जहां वो ऑर्डिनरली रहता है. इट शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस या होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स. मीन्स पब्लिक रीडिंग करा सकते हैं जिस टाउन या विलेज में वो रहता है कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, या फिर जहां वो रहता है उस हाउस में कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे उसको अफिक्स कर सकते हैं, या उसकी कॉपी कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिक्यूअस हाउस पार्ट में अफिक्स कर सकते हैं. एंड द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली. कोर्ट चाहे तो न्यूज पेपर में भी पब्लिश करा सकता प्रोक्लेमेशन. तो ये आपको याद रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पुट होते हैं कि पब्लिकेशन कैसे होगी. तो बाय पब्लिक रीडिंग, बाय अफिक्सेशन ऑन इन द कोर्ट हाउस, बाय अफिक्सेशन इन द कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द हाउस वेयर द पर्सन रिसाइड्स. 82 का क्लॉज 4 है. यहाँ पर अगर ये ऑफेंसेस हैं देन इन दैट केस सी उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट. वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस 302, 304 मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, देन इन दैट केस एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम. मीन्स प्रोक्लेमेशन इशू हुआ और अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ दीज ऑफेंसेस था, नहीं आया जो डेट दी गई थी प्रोक्लेमेशन, देन इन दैट केस कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी प्रोनाउंस हिम अ proclaimed offender and make a declaration to that effect. Section 83 attachment. The court issuing proclamation under section 82 for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of proclamation. means proclamation issue करने के बाद कभी भी अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकती. हाउएवर अटैचमेंट के ऑर्डर के लिए आपको इन राइटिंग रीजंस देने होंगे. किसी की भी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं अटैच की जा सकती, उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए. बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन. प्रॉपर्टी कैसी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी. दैट मीन्स प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद कोर्ट चाहे तो अटैचमेंट ऑर्डर दे सकती है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन का मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर दो. Provided that where at the time of issue of proclamation the court is satisfied by affidavit या otherwise that the person in relation to whom the proclamation issued. अगर कोर्ट सेटिस्फाई है प्रोक्लेमेशन इशू करते टाइम ही that the person is about to dispose of his whole या any part of property या is about to remove the whole या any part of the property from local jurisdiction. डिस्पोज ऑफ करने वाला है या रिमूव करने वाला है. इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, साथ में ही प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट ऑर्डर भी पास कर देगी. सी
it may order the attachment simultaneously with the issue of proclamation. Otherwise proclamation issue करने के बाद attachment order करेगी, but in cases में simultaneously issue कर सकती है. Outside district भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती हैं. (84) क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू बी अटैच्ड. मान लीजिए अब अटैचमेंट में किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, प्रोक्लेम पर्सन की नहीं, किसी प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर था मूवेबल, बट किसी और की अटैच हो गई. अब उस पर्सन के पास क्या रेमेडी है, क्योंकि वो तो लायबल था नहीं, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई. देन इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन को उसने अपनी कोई थिंग दे रखी थी, उसने प्रोक्लेम पर्सन ने दूसरे पर्सन से बोरो कर रखी थी कोई चीज़, अब वो चीज़ उसके घर में पाई गई एंड वो अटैच हो गई. तो वो जो पर्सन प्रोक्लेम पर्सन नहीं था उसके पास क्या रेमेडी है, वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, क्लेम करेगा या ऑब्जेक्शन करेगा कि उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट लायबल टू अटैचमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 83. एंड देन इन दैट केस क्लेम या ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड या डिसअलाउड होल इन द पार्ट. तो कितने दिन के अंदर आपको करनी है क्लेम या ऑब्जेक्शन, विद इन 6 months. यहाँ अटैच हुई प्रॉपर्टी, इसके 6 months के अंदर क्लेम या ऑब्जेक्शन कीजिए दैट मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड. कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी कि वेदर इट इज लायबल टू बी अटैच और नॉट. इफ फाउंड दैट हाँ नॉट लायबल टू बी अटैच, देन इन दैट केस कोर्ट अलाउ या डिसअलाउ कर देगी. बट पर्सन कौन होना चाहिए अदर देन प्रोक्लेम पर्सन. सी एनी प्रॉपर्टी विद इन 6 months of attachment, प्रोक्लेम पर्सन बाय एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम पर्सन, क्योंकि प्रोक्लेम पर्सन तो की प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच है ही है. नाउ प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन इन द इवेंट ऑफ डेथ या क्लेमेंट ऑफ ऑब्जेक्टर. मीन्स अगर वो क्लेम ऑब्जेक्शन अलाउ कर दिया गया है बट द पर्सन हु वॉज द क्लेमेंट उसकी डेथ हो गई, देन इन दैट केस उसके LR को मिलेगा. नाउ claim या objections made under section 1 may be preferred made in the court by which the order of attachment issued. किस कोर्ट में हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्शन एंड क्लेम, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया था. ओके, एंड इफ आउटसाइड जुरिस्डिक्शन अटैच हुई है प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस उस डिस्ट्रिक्ट का CJM. एवरी सच क्लेम या ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट प्रिफर्ड एंड मेड. ठीक है. अब अगर उसने विद इन 6 months क्लेम और ऑब्जेक्शन डाल दिया बट वो डिसअलाउ हो गया, नाउ व्हाट इज द लास्ट रेमेडी अवेलेबल टू हिम, विद इन 1 year फ्रॉम दिस डेट, जिस दिन डिसअलाउ हुआ है वहां से 1 साल के अंदर वो सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अगेंस्ट दिस. एंड उस सिविल कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट शैल बी फाइनल, दैट शैल बी कॉन्क्लूसिव. (85) रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी. अगर प्रोक्लेम पर्सन विद इन टाइम आ जाता है देन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट. इफ प्रोक्लेम पर्सन विद इन टाइम नहीं आता है देन द प्रॉपर्टी विल बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट 6 months तक उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी. बट इफ पेरिशेबल इन नेचर है, खराब होने वाली, जल्दी खराब हो सकती है, देन इन दैट केस कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसे सेल करने का. अदरवाइज 6 months तक कोर्ट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी. एंड इफ दैट पर्सन कम्स विद इन 2 years, प्रोक्लेम पर्सन विद इन 2 years आता फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एंड ये शो कर देता है that he did not abscond or conceal himself for the purpose of execution of the warrant and he had not such notice of the proclamation, and court satisfy हो जाती है, then in that case अगर प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुकी है तो कोर्ट उसे नेट प्रोसीड्स प्रोवाइड कर देगी सेल की. और अगर
यहाँ पर 85(3) में अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है प्रोक्लेम पर्सन के, विद इन 2 years वो आ भी जाता, बट उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है, देन इन दैट केस उसके पास रेमेडी है 86 की, दैट वो अपील कर सकता है. एनी पर्सन who is agreed by the refusal of delivery of property or proceed of their appeal to the court, जहाँ ऑर्डिनरली अपील जाती है. मीन्स अगर कोर्ट ऑफ सेशन का ऑर्डर है देन हाई कोर्ट में अपील जाएगी, अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी अपील, बट ओनली 85(3) के केस में. (87) is also an important section. Issue of warrant in lieu of or in addition to summons. A court may, in any case in which it is empowered by this court, issue a summon for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant of his arrest. Okay, that means जो कोर्ट समन इशू कर रही है वो उस केस में वारंट भी इशू कर सकती है रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद. If either before the issue of such summon or after the issue of same, but before the time fixed for the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. समन्स इशू होने के पहले या समन्स इशू होने के बाद, बट उसकी अपीयरेंस की डेट से पहले कोर्ट को रीजन टू बिलीव है दैट द पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड या विल नॉट ओबे द समन, और if at such time he fails to appear and the summon is proved to have been duly served, मतलब summon duly serve हो चुका है और वो नहीं आ पाया, then in that case court summon warrant issue कर देगी. Okay, 88 says that the person for whose appearance bond issue करना है, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कोर्ट, देन द कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उससे बॉन्ड वहीं एग्जीक्यूट करा लेगी. To appear, and 89 says that bond to appear execute हो गया है but the person has not appeared, then in that case bond forfeit हो गया है, तो arrest हो जाएगा उस person का on breach of bond for appearance. And section 90 says that the provision of this chapter generally applicable to the summons and warrant of arrest. जहाँ जहाँ summons और warrant of arrest से related provisions हैं वहाँ पर ये सारे sections कवर हो जाएंगे, यहाँ ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू कवर अदर सेक्शंस आल्सो विच इज आस्क्ड ओनली इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. तो हम बेसिक उसको कवर करेंगे, इन डिटेल हम उन टॉपिक्स पे जाएंगे जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. ओके, थैंक यू. Recording stopped.